प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने राग वर्गीकरण प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक के प्राचीन काल के राग वर्गीकरण के बारे में आपको बताया, जिसमें हमने जाति राग वर्गीकरण, ग्राम राग वर्गीकरण, दशविध राग वर्गीकरण और शुद्ध छायालग और संकीर्ण राग वर्गीकरण तक आप इस पर प्रकाश डाला। मध्यकाल के समय में शुद्ध छायालग और संकीर्ण राग वर्गीकरण तो प्रचलित था ही, जैसा कि ये आपको मैंने पहले भी बताया। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल में भी ये पद्धति प्रचलित रही। इस वर्गीकरण पद्धति का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जिन रागों में शास्त्रोक्त नियमों का पालन होता है उन्हें शुद्ध, जिन रागों में शुद्ध रागों की छाया दिखाई दे वो छायालग, और जो राग शुद्ध व छायालग के मिश्रण से बने हों उन्हें संकीर्ण राग कहा गया है। इस शुद्ध छायालग और संकीर्ण राग का वर्णन आपको संगीत विशारद ग्रंथ में भी मिल सकता है। डिटेल और चाहिए तो मैं, जब ये पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा, फिर एक एक पर आपको जो कंटेंट है वो मैं इस पर डालने की कोशिश करूँगा। और मध्यकाल में आते आते शुद्ध छायालग संकीर्ण राग वर्गीकरण के पश्चात राग रागनी वर्गीकरण प्रचार में आया। रागों के इस पारिवारिक वर्गीकरण, पारिवारिक मतलब इसमें जैसे परिवार में एक मुखिया होता है, फिर उसकी पत्नी होती है, उसके पुत्र होते हैं, फिर उसकी पुत्रवधू होती है। इस प्रकार से रागों को एक तरह से परिवार की दृष्टि से वर्गीकृत किया गया है कि भाई ये इस परिवार का मुखिया है, इस परिवार के अन्य सदस्य है। तो इस पारिवारिक वर्गीकरण का सूत्रपात नारद मुनि के मध्ययुगीन ग्रंथ संगीत मकरंद से माना गया है। संगीत मकरंद में सबसे पहले राग रागनी वर्गीकरण का प्रचार हुआ। इसमें रागों का वर्गीकरण पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक रागों के रूप में किया गया है। नारद मुनि के अनुसार हास्य, श्रृंगार तथा करुण रस स्त्री रागों के लिए, रौद्र, वीर, अद्भुत रस पुरुष रागों के लिए तथा विभत्स, भयानक और शांत रस नपुंसक रागों के लिए। मतलब रागों का जो वर्गीकरण है उसमें स्त्री, पुरुष, नपुंसक के साथ साथ रसों का भी इम्पोर्टेंस है। इसमें रसों के हिसाब से रागों का वर्गीकरण किया गया है। 9 रसों के हिसाब से सभी रागों को 9 रसों में डिवाइड किया गया। राग रागनी पद्धति में आगे चलकर रागों की संख्या बढ़ जाने के कारण पुत्र व पुत्रवधू वर्गों को भी जोड़ा गया। इस पद्धति में मुख्य रूप से 6 राग माने गए हैं और प्रत्येक की 6 रागनियाँ मानी गई है। इस संबंध में कई मत हुए, अलग अलग विद्वानों ने 6 और 36 राग के बारे में, इसमें भी बहुत सारे मत आए। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो परीक्षा में आवश्यक रूप से पूछा जाता है, राग रागनी वर्गीकरण के बारे में। तो इसमें सबसे पहले शिव मत या सोमेश्वर मत माना गया है। इन्होंने मुख्य 6 राग माने और प्रत्येक को 6 रागनियाँ मानी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राग के 8 पुत्र और पुत्रवधुएँ मानी। इसके बाद कल्लीनाथ मत या कृष्ण मत, इस मत वालों ने भी 6 राग व 36 रागनियाँ मानी, पर इनके नामों में भिन्नता है। इन्होंने 8 पुत्र और पुत्रवधुएँ मानी। इसके बाद तीसरे नंबर पे भरत मत वालों ने मुख्य 6 राग माने तथा प्रत्येक की 5 रागनियाँ तथा 8 पुत्र व पुत्रवधुएँ मानी। और राग रागनी वर्गीकरण का अंतिम मत है हनुमंत मत। इसमें भी 6 मुख्य राग भरत मत के समान ही थे। इन्होंने भी प्रत्येक की 5 रागनियाँ और 8 पुत्र माने। इनके पुत्र राग भरत मत से भिन्न थे। इस मत में पुत्र वधुएँ नहीं मानी गई। जिस प्रकार राग रागनी में कुछ रागों को मुख्य माना व उन्हें पुरुष रागों की संज्ञा दी गई, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पुरुष रागों की छाया या कुछ समता जिन अन्य रागों में दिखाई दी उन्हें स्त्री रागों की संज्ञा दी गई व इसी आधार पर पुत्र व पुत्रवधु राग भी बनाए गए। इसका विस्तृत विवरण भी हम संगीत विशारद से देख सकते हैं। बहुत सामान्य सी किताब है। मैं आपको जब इसके कंटेंट डालूँगा तो उसमें आपको ये सब PDF में डालूँगा, आप लोग उससे हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका संगीत विशारद है तो उससे भी आपको हेल्प मिल सकती है।
इसके बाद मध्यकाल में तो यही था, राग रागनी वर्गीकरण पद्धति भी चलती रही, लेकिन एक और पद्धति उसके बाद प्रचार में आई जिसको हमने मेल पद्धति का नाम दिया। मेल मेल को अब वर्तमान में थाट कहा जा रहा है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मेल जिसको हम थाट कहते हैं वो उत्तर भारतीय संगीत पद्धति का शब्द है, और जो मेल शब्द है वो दक्षिण भारतीय पद्धति का शब्द है। दोनों का अर्थ एक ही है। मध्य युग में राग वर्गीकरण की दूसरी धारा मेल पद्धति के रूप में सामने आई। 14वीं शताब्दी में विद्यारण्य ने सर्वप्रथम मेल पद्धति की चर्चा की। विद्यारण्य, उसके पश्चात पंडित वेंकटमुखी ने वैज्ञानिक ढंग से इस पद्धति को सैद्धांतिक रूप से स्थापित कर मेलों की अधिकतम संख्या 72 मानी है। इस वर्गीकरण के अंतर्गत जिन रागों के शुद्ध तथा विकृत स्वरों में समानता थी उन्हें एक सुनिश्चित वर्ग में रखकर उस वर्ग को मेल की संज्ञा दी गई। मेलों में सर्वप्रसिद्ध राग का नामाधार लेकर मेल का नामकरण किया। 72 मेलों के नाम भी हैं। मध्यकाल में मेल पद्धति की चर्चा सभी ग्रंथकारों ने अपने ग्रंथों में की है। ग्रंथकारों ने मेलों की संख्या भी अलग अलग बताई तथा इसे भिन्न नामों से पुकारा है। मेल के लिए देखिए, मेल के लिए अलग अलग नाम आते हैं। संस्थान, थाट व संस्थिति आदि शब्दों का प्रयोग हुआ। 16वीं 17वीं शताब्दी से पूर्व उत्तर में इस पद्धति से लिखित ग्रंथ नहीं मिलते। इसके दो कारण हो सकते हैं। प्रथमतः राजनीतिक डामाडोल स्थिति के कारण इस समय अन्यान्य विद्या की तरह संगीत शास्त्र को भी प्राश्रय मिलना मुश्किल हो गया था, और दूसरा इस समय राग रागनी पद्धति अधिक पनपी। राग के मेल के स्थान पर उसकी भावात्मक अभिव्यक्ति की ओर अधिक ध्यान दिया गया। राज दरबार में भी रागों की मानुषी या देवी मूर्ति की कल्पना की गई, जिससे संगीतज्ञ व श्रोता दोनों को राग के रूप को समझने के लिए बल मिला। मतलब रागों को एक देवी देवता के रूप में उनकी कल्पना की जाने लगी। और आपको पता होगा इसी समय में रागों के चित्र, मध्यकाल में ही रागों को चित्रों के द्वारा दर्शाने की परंपरा भी प्रारंभ हुई। इसके अलावा कुछ विद्वानों ने राग ध्यान भी बनाए। राग की जो भावना है उसको एक श्लोक में या कविता में बांध करके उसका ध्यान बनाया। राग ध्यान के रूप में भी प्रचार में आए। जब हम रागों की लक्षण गीत राग लक्षण परंपरा का अध्ययन करते हैं तो उसमें राग चित्र और राग ध्यान परंपरा का भी वर्णन आता है। हृदय नारायण देव ने अपने ग्रंथ हृदय प्रकाश में मेल की परिभाषा, मेल स्वर समूह शाद राग व्यंजन शक्तिमान, यानी कि मेल स्वरों का वह समूह है जिसमें राग उत्पन्न करने की शक्ति होती है। मेल शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता रहा है। प्रथम अर्थ में रागों के वर्गीकरण का एक नियम मेल या थाट वर्गीकरण है। द्वितीय तंत्री वाद्यों पर स्वर स्थापन की विशेष प्रक्रिया मेलन या थाट कहलाती है। ये बहुत आवश्यक चीज़ है। देखिए, जब हम कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, जैसे सितार बजाते हैं, तो सितार पर ऐसा तो है ही नहीं भाई हर स्वर जितने पर्दे हैं उसको उस थाट में मिलाया जाता है। स्वर मंडल को देखिए तो वो उसको भी थाट में मिलाया जाता है। इसके अलावा संतूर वाद्य एक ऐसा है जिसको पूरे थाट में मिलाया जाता है। अगर आपको उस थाट के अलावा कोई और राग बजाना है तो आपको वापस से उसके थाट को चेंज करना होता है, बदलना पड़ता है। तो ये वाद्यों में जो वाद्य यंत्र से ये शब्द आया, क्योंकि मेलन प्रक्रिया, थाट प्रक्रिया तंत्री वाद्यों में स्वर स्थापन करते थे। अब समानता की दृष्टि से देखें तो मेल पद्धति में रागांग राग वर्गीकरण के समान ही कुछ मेलों को प्रमुख मान लिया गया। शुद्ध विकृत स्वरों की समानता के आधार पर उन्हें विभिन्न वर्गों में रखा गया। जिस राग में भी वे स्वर प्रयुक्त हों तो कहा जा सकता कि अमुक राग अमुक मेल का है। मेल से समानता रखने वाले थाट पद्धति को आधुनिक ग्रंथकारों ने राग वर्गीकरण की एक प्रमुख पद्धति के रूप में मान्यता दी। ये जो मेल राग वर्गीकरण है, पंडित वेंकटमुखी ने गणित के आधार पर 72 थाट 12 स्वरों को लेकर के उन्होंने 72 थाटों की स्थापना की। इसके अलावा कोई थाट बन ही नहीं सकता। अब ये ज़रूरी नहीं कि सभी थाट उसमें गेय हो या रंजक हो, लेकिन उन्होंने मैथमेटिकली गणित की दृष्टि से 72 थाटों की सिद्धि की है। उसमें 36 थाट तो शुद्ध मध्यम से और 36 थाट तीव्र मध्यम से बनाए हैं।
आप लोग इसको भी पंडित वेंकट मुखी के बेहतर थाटों की स्थापना है, ये भी आपके पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग है। इसे भी आप संगीत विशारद में देख सकते हैं। मैं इसकी डिटेल आपको PDF के रूप में डालूँगा। तो ये आपका जो मध्यकालीन राग वर्गीकरण का मतलब राग वर्गीकरण के बारे का जो द्वितीय भाग है। पहले हमने प्राचीन काल, पिछले व्याख्यान में प्राचीन काल के बारे में जाना, अब हम मध्यकाल के बारे में देख रहे हैं। तो मध्यकाल में राग रागनी वर्गीकरण और मेल राग वर्गीकरण, दो तरह के वर्गीकरण प्रचार में थे। हालांकि जो शुद्ध छायालग संकीर्ण राग वर्गीकरण मध्यकाल में भी प्रचलित था और आधुनिक काल में प्रचलित रहा। अब आधुनिक काल में हम थाट राग वर्गीकरण और रागांग राग वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। तो प्राचीन काल से वर्तमान समय तक सभी राग वर्गीकरण पद्धतियों का प्रयोजन एक ही रहा है कि संगीत में प्रयोग की व्यवस्था तथा रागों के विकास क्रम को व्यवस्थित व सरल रूप दिया जा सके। तो यही इसका राग वर्गीकरण का उद्देश्य है। आप लोगों को कोई भी परेशानी हो तो एक बार मुझे मैसेज अवश्य करें। आप संगीत विभाग के ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैंने हालांकि उसको बंद कर रखा है, लेकिन मैं अभी आपके लिए BA पार्ट 3 का ग्रुप मैंने खोल रखा है। आपको किसी भी तरह की असुविधा हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फ़ोन ना करें प्लीज़। धन्यवाद।